दौर जारी है। दूसरे चरण का रण इस वक्त प्रारंभ हो चुका था और उसमें मतदाताओं का रुझान दिखाई देने लगा। मेरी सहयोगी अनन्या हमारे साथ ब्रेकिंग सेंटर से मौजूद हैं, जो कि परसेंटेज बताएंगे इस वक्त कितना मतदान हो चुका है। बड़ी खबर के साथ अनन्या इस वक्त ब्रेकिंग सेंटर मौजूद है। अनन्या, बिल्कुल अतुल, इस बीच बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर लगातार वोटिंग की जा रही है, लेकिन बदायूं से यह बड़ी खबर सामने आई है। बदायूं की गुन्नूर विधानसभा की अगर हम बात करें, जहां पर ईवीएम खराब होने की खबर मिल रही है। ईवीएम मशीन खराब हुई है। गुन्नूर के बूथ संख्या 378 पर ईवीएम खराब होने की जानकारी मिल रही है। सपा पार्टी की तरफ से ट्वीट किया गया है। ट्वीट में यह कहा गया है कि मशीन बदलने की मांग समाजवादी पार्टी कर रही है। सिर्फ गुन्नूर ही नहीं, बाकी कई और हम सुबह से लगातार ब्रेकिंग के जरिए ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि कई और भी ऐसी जगह हैं जहां पर मतदान हो रहा है। ईवीएम खराब होने की खबर सामने आई है और यहां पर समाजवादी पार्टी ने मशीन बदलने की मांग है। देखिए, ब्रेकिंग परसेंटेज भी आपको बता देते हैं कि क्या कुछ कितने प्रतिशत अभी फिलहाल वोटिंग हुई है। जहां 55 सीटों पर मतदान किया जा रहा है। यूपी में 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान जारी है। वोटिंग प्रतिशत समझना जरूरी है। देखिए, 9 बजे तक 10% मतदान हुआ है अभी तक। तो बिजनौर 9 बजे तक 9% मतदान हुआ है। बिजनौर की बात करें, अमरोहा की बात करें तो 9 बजे तक 11% मतदान हुआ है। तो हर जिले से हम एक एक करके आपको बता रहे हैं। संभल की बात करें तो 9.1% मतदान हुआ है। ये हम आपको 9 बजे तक की तस्वीर क्लियर कर रहे हैं। तो यूपी के 9 जिलों की 55 सीटों पर मतदान और ओवरऑल बात करें तो 10.83% मतदान अभी तक 55 सीटों पर हुआ है। बिल्कुल अनन्या, 10 बजे का समय हो चुका, लेकिन फिलहाल जो 9 बजे तक के आंकड़े थे वो मेरी सहयोगी अनन्या बता रही थी कि लगभग अगर हम देखें औसत तो 9% और 10% के बीच में हर जगह पर मतदान हुआ है। कुछ जगहों पर तकनीकी खामी आई और कुछ जगहों पर शिकायत की बात भी है। मेरे सहयोगी अतुल शर्मा इस वक्त जुड़ रहे हैं बदायूं से। अतुल, क्या तस्वीर है बदायूं की? कुछ समस्याओं की बात भी थी, लेकिन इस वक्त मतदान केंद्रों पर रुझान कैसा है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जैसे जैसे सूरज ऊपर आता है, अगर मतदान का प्रतिशत बढ़ता चला जा रहा है, लोग अपने घरों से निकल रहे हैं, क्योंकि जो प्रशासन ने कुछ ऐसे बूथ बनाए हैं, पिंक बूथ है, उनको देखते हुए लोगों में उत्साह है, वोट डालने के लिए उत्साह है। और कई शपथ प्रोग्राम बदायूं जिले में चलाए गए थे मतदान को लेकर, उसका भी असर कहीं ना कहीं बदायूं में दिख रहा है। इसके लिए लोग बड़ी बड़ी लाइनें, लंबी लाइनें लगाकर मतदान के लिए जाने लगे। अतुल, बदायूं की जो तस्वीर थी समीकरणों के तौर पर, उसको हम कैसे देखें? किस तरीके का समीकरण वहां पर बना? क्योंकि बड़ा सोच समझकर चुनाव किया गया कि किस पार्टी से किस कैंडिडेट को उतारा जाए। बदलाव का दौर भी चल रहा था। कई ऐसे कैंडिडेट थे जो इधर से उधर जाने को आतुर दिखाई दिए या फिर उनकी निराशा भी दिखाई दी। अब सब कुछ समाप्त हो चुका है, मतदान का दौर है, तो वहां पर यह समीकरण कितने इफेक्टिव है? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, बहुत अच्छी बात आपने कही, क्योंकि यहाँ के कवि मिश्रा मौर्य सांसद टीम के जो पिताजी स्वामी प्रसाद मौर्य के कैबिनेट मंत्री भी रहते सरकार में, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। इसका असर कहीं ना कहीं बदायूं जनता पे एकदम खास बहुत तेजी से पड़ा। लोगों में थोड़ा सा समझ नहीं आया कि क्या करना चाहिए। लेकिन जैसे जैसे मतदान का समय आता रहेगा, लोग जो जहाँ जैसे राष्ट्रवाद है, देशभक्ति है, कई ऐसे मुद्दे हैं, उनकी तरफ चला गया। बाकी जो समाजवाद के मुद्दे थे, कहने का मतलब यह है कि हर जो मुद्दे थे वो अलग अलग पार्टियों के अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग विचारधाराओं के आधार पर वोट पड़ रहा है यहाँ पे। जिस परिवर्तन का हमने जिक्र किया अतुल, जो आप भी कह रहे हैं कि थोड़ा सा असमंजस की स्थिति बदलाव के दौर में आई थी कि नेताओं का, बड़े खत के नेताओं का यहां से वहां जाना या फिर उनका उस क्षेत्र में प्रभाव होना, वो असमंजस क्या कहीं अभी भी बना हुआ है? या मतदाताओं ने जिस आधार पर भी हो, चाहे राष्ट्रवाद की बात हो, विकास का मुद्दा हो, कानून व्यवस्था की बात हो, जमीनी उनके मुद्दे हो, उनके क्षेत्र के विकास की बात हो, सड़कें हो और भी समस्याएं हो, उस आधार पर मतदाता अपना विचार बना चुका है? हाँ, सबसे बड़ा मुद्दा कानून व्यवस्था का था, जिसके आधार पर वोट करने जा रही है पब्लिक। और कहा भी है लोगों ने और माना भी है कि कानून व्यवस्था अच्छी है। वहीं किसानों की बात की है तो कहीं जो बिल आया था उसको वापस लेके जो राहत का काम भाजपा सरकार ने किया था, उसको भी लेकर भी एक उत्साह जोश है। और किसान सम्मान निधि, कई ऐसे मुद्दे हैं जिनसे विकास होगा। लेकिन मैं आपको सबसे अच्छी बात बता दूं कि जो स्वामी प्रसाद मौर्य यहाँ से छोड़ के गए थे, क्योंकि उसकी भरपाई के लिए तुरंत ही एक मौर्य समाज के जो कार्यकर्ता था भाजपा का, उसको टिकट देके भाजपा ने बैलेंस करने की कोशिश की। और स्वयं उनकी बेटी ने या जिस दिन नामांकन था, खुद आके कहा कि मैं सभी सीटों पर भाजपा जिताने काम करूंगी। तो कहीं ना कहीं उन्होंने मैसेज दे दिया है कि वो भाजपा के साथ हैं और रहेंगी। अतुल, एक आखिरी सवाल आपसे। यहां पर जो सबसे अहम बात थी कि एक चेहरा
उसमें बदलाव होना, पार्टी से यहां से वहां जाना, लेकिन उसके साथ साथ बीजेपी, समाजवादी पार्टी गठबंधन, बाकी अन्य दल भी मजबूती से अपना दावा कर रहे हैं। क्या यहां कोई त्रिकोणीय मुकाबला दिख रहा है या फाइट वर्सेस दिख रही है कट टू कट? हाँ, मैं आपको बताना चाहता हूँ, समाजवादी और महान दल का जो गठबंधन है उसे एक सीट मिली है बदायूं की बिलसी विधानसभा, जो समाजवादी ने कभी नहीं जीती। काफी लंबे समय से वो समाजवादी हारती आ रही है, उस पर गठबंधन का प्रत्याशी आ रहा है, क्योंकि यहाँ चाप वोटर बहुत ज्यादा है। वहीं आप बात करें यहाँ विधानसभा सहजवान की, वहां पर बहुत जबरदस्त समीकरण सामने आ रहा है, क्योंकि वो हमेशा सीट समाजवादी की रही है। वहाँ पे बसपा ने हाजी निसार और सलीम बिट्टन को उतारा है, जो काफी जो मुकाबला है वो काफी महत्वपूर्ण बनाते हैं। चलिए, यानी रोमांचक होगा मुकाबला, और लोकतंत्र की यही खूबसूरती है। कोई एक तरफा की दावा करता है अगर, तो उसको बिल्कुल नकारा जाता है और ये कहा जाता है कि नहीं, जनता को तय करना। और हम भी अपील कर रहे हैं बार बार जनता से कि मतदाता जरूर निकले, अपने अपने मतदान केंद्रों पर पहुंचे और मतदान का जो अधिकार है वो एक जिम्मेदारी के तौर पर भी है, उसका निर्वहन जरूर करें। बहुत शुक्रिया अतुल हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस वक्त तमाम उन सीटों पर मतदान जारी है, उत्तर प्रदेश में भी, और उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी हम जिक्र कर रहे थे। उत्तराखंड यानी देवभूमि में भी परिवर्तन की बात तो हमेशा होती है हर 5 साल में, लेकिन इस बार चुनौती किसने कैसी खड़ी की है ये देखना होगा। उनके लिए भी चुनौती है, और नए दल जो वहां पर प्रवेश करके गए हैं दावा करते हुए, उनके लिए भी अपने आप में एक चुनौती भी है, परीक्षा भी है। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे मैं आपको तारुफ कराता हूं। मनोज मिश्रा जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार जुड़े हैं, बहुत स्वागत है मनोज जी आपका। दिलीप यशवर्धन साहब, राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ हैं, बहुत स्वागत है दिलीप जी आपका। सबसे पहले दिलीप जी, मैं आपसे शुरुआत कर रहा हूं। जो राजनीतिक समीकरणों का हम जिक्र कर रहे थे, एक विश्लेषक के तौर पर आपको उसकी समीक्षा कैसे कर रहे हैं? फर्स्ट फेज और अब सेकंड फेज में हम हैं। इस वक्त मतदान का दौर जारी है। मत प्रतिशत लगभग 9 बजे के आसपास का जो आंकड़ा आया, 9 बजे तक का आंकड़ा आया, वो 9 से 10% का है। क्या कहता है जाटलैंड और रुहेलखंड का हाल? दिलीप जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज नहीं जा रही है। मनोज जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो 55 सीटों के लिए वोटिंग का दौर जारी है। बिजनौर जिले में 9 बजे तक 10.1% मतदान हुआ है, और यह अमरोहा की तस्वीर है जहां पर लगभग 11% मतदान हुआ है। 9 बजे तक का यह आंकड़ा। ये कुछ अहम चेहरे भी हम आपको दिखा रहे हैं जो कि राजनीति में बड़ा नाम है। चेहरा मुस्कुराता हुआ और संकेत देता हुआ कि हां, एक बार फिर से हमारी वापसी होगी, लेकिन चुनौतियां हैं, ये उनको भी एहसास है। मुरादाबाद में 9 बजे तक लगभग 10% मतदान, 9.86% की बात वहां पर सामने आई। रामपुर में 9 बजे तक 8.27% मतदान है। बड़ी दिलचस्प राजनीति रामपुर की भी है। सहारनपुर की बात करें तो यहां पर भी लगभग 10% के आसपास मतदान 9 बजे तक। शाहजहांपुर में भी 7.84%, 9 बजे तक का मतदान। संभल में 10.76% मतदान हुआ है। मतदाता इस वक्त निकल रहा है, और ना सिर्फ उत्तर प्रदेश की इन 55 सीटों का हम जिक्र कर रहे हैं, बल्कि उसके साथ साथ उत्तराखंड का भी कुछ नजारा ऐसा ही है। हमारे सहयोगी ने बरेली में एक दिव्यांग मतदाता से बात की, सुनते हैं जरा। मैं इस समय खड़ा हूँ एमबी इंटर कॉलेज में, जहाँ एक दिव्यांगजन वोट डालने आए हैं, और आइए उनसे जानते हैं कि किस तरह की दिक्कतों का सामना करना है। आप वोट डाल दिया आपने? हाँ, डाल दिया। क्या नाम है आपका? परशुराम। परशुराम जी, प्रशासन खास तौर पर व्हीलचेयर उपलब्ध कराता है, तो आपको व्हीलचेयर यहाँ उपलब्ध कराई प्रशासन ने? नहीं, कुछ नहीं। तो कैसे आए यहाँ पर? कैसे मैं रिक्शा से आए हैं। कौन लेकर आए आपको? दूसरे और रिक्शे वाले आए थे लेके। वोट डाला आपने? हाँ, भाई लेकर आया। तो आप देख सकते हैं परशुराम जी हैं, इनको वोट डालने का कहीं ना कहीं जुनून था, और भी अपने पर्सनल रिक्शे पर यहाँ वोट डालने आए हैं। वहीं प्रशासन ने स्वास्थ्य विभाग को व्हील चेयर की जिम्मेदारी दे रखी है हर बूथों पर, लेकिन स्वास्थ्य विभाग ने किसी भी बूथ पर व्हील चेयर की उपलब्ध नहीं कराई है, जिससे दिव्यांगजनों बुजुर्गों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बरेली से रंजीत शर्मा, इंडिया न्यूज़ के लिए। बहरहाल, चुनाव आयोग ने बहुत सारी व्यवस्थाएं की हैं, लेकिन बड़े प्रदेश में कई जगहों पर समस्याएं भी आती हैं। लेकिन ये जुनून है उस मतदाता का जो कि शारीरिक तौर पर थोड़े से असमर्थ जरूर हैं, दिक्कत है, लेकिन फिर भी उनका हौसला और हौसला अफजाई करनी भी चाहिए कि उन्होंने जाकर मतदान किया। ये प्रेरणा की तस्वीरें हैं उन तमाम लोगों के लिए जो कि पूरी तरह से सक्षम होते हैं, लेकिन फिर भी सोचते हैं कि मेरे एक वोट की कीमत क्या होगी, मैं नहीं दूंगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता है। मेरे साथ इस वक्त तमाम मेहमान लगातार बने हुए हैं। मनोज जी, मैं आपके पास आ रहा हूं। फर्स्ट फेज में हमने चर्चा की थी और आपने कहा कि चुनौती है बीजेपी के लिए। यहां पर सबसे बड़ी चुनौती उस जनता के लिए है कि वो आखिर किस पर विश्वास करे। क्या लगता है आपको कि अब सेकंड फेज में इन 55 सीटों का अगर हम जिक्र कर रहे हैं
तो उन जगहों पर, वो चाहे रुहेलखंड का हिस्सा हो या फिर पश्चिम उत्तर प्रदेश के तमाम और इलाके हों, वहां की राजनीतिक गणित क्या कह रही है? देखिए, बड़ा सवाल गूढ़ भी है और ये करना भी चाहिए। कारण ये कि बाकी सवाल देखते पर जनता क्या करे, ये सवाल अब हम कम सुनते भी है, देखते भी है। तो मैं उस सवाल की बात करूं, दरअसल जनता के साथ क्या होता है कि शुरुआत तो एजेंडे से, मुद्दे से, शपथ पत्र से, संकल्प पत्र से, वादों से, जनता की उपलब्धियों का या जनता के लिए, चाहे वो जिस भी पार्टी का नेता हो, पक्ष हो विपक्ष हो, भरमार करता है। लेकिन 5 साल बाद जब उस पर अगर चर्चा करने की बात है तो हम सवाल पूछने के आदी नहीं है और हम सवाल नहीं पूछते हैं। यही कारण है कि नेता या पार्टी चीजों को बदलती रही। दूसरा सवाल जो आपका है, मौजूदा आज जो 55 दूसरा चरण है उत्तर प्रदेश में, 55 विधानसभा सीटों का पर लगातार मतदान जारी है। तो 55 में देखिए, जब 403 में 319 या 325 भारतीय जनता पार्टी जीत के आई थी, तो इस 55 में 38 था उसका, और 15 सीटें उस समय सपा के खाते में थी। तो मुझे लगता है कि इसी से आप अंदाज लगा लीजिए कि टक्कर कितनी बदली परिस्थिति में, चूंकि मुद्दा भी बदला है, चाहे गन्ना हो, चाहे वो किसान हो, आंदोलन हो। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इनकार नहीं कर सकते कि सपा और रालोद का जो गठबंधन है, इस पर गुर्जर जाट, इस बात को भारतीय जनता पार्टी भी जानती है। लेकिन एक बात जरूर कहना चाहेंगे कि 2007, 2012 और 2017 जी 30% मत पाकर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनी थी। 2007 में 30% लगभग पॉइंट में अगर कर ले तो 2012 में सपा की बनी थी। 2014 में जो 42% को वोट मिला था भारतीय जनता पार्टी को लोकसभा में, वो 2017 में बरकरार रहा और 2019 में 49% हुआ। तो जो हम जिक्र करते हैं कि 32 साल बाद सरकार की रिपीट का जो इतिहास बनाने का प्रयास मौजूदा पक्ष कर रहा है, वही विपक्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि अखिलेश की कड़ी टक्कर है और सभी विधानसभा सीटों पर आपको यही देखने को मिले। जी चलिए, यानी कड़ी टक्कर है और सभी विधानसभाओं पर इसका असर दिखाई देगा। लेकिन जो समीकरण पार्टियों ने बनाए अपने कैंडिडेट को जिताने के लिए, क्योंकि हर पार्टी चाहती है कि उसका कैंडिडेट अगर उतरे तो एक अच्छे मार्जिन से वो जीत दर्ज करे और जीत दर्ज करने के साथ साथ पार्टी को मजबूत करे। लेकिन यहां पर क्या वाकई वो स्थिति है? हमारे साथ दिलीप यशवर्धन साहब भी हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। दिलीप जी, जो बात मनोज मिश्रा कह रहे हैं, चुनौती है, आपको क्या लगता है कि पिछली बार का जो नजारा था कि बीजेपी 38, सपा 13, फिर बाकी अन्य दलों की थोड़ी थोड़ी भूमिका, इस बार क्या वाकई कुछ वैसी ही तस्वीर दिख रही है? एक क्लीन स्वीप जैसा मिजाज है, कोई लहर की बात है, कोई एंटी इनकम्बेंसी जैसा फैक्टर है? क्योंकि विपक्ष का जो दल होता है वो सरकार जिस पार्टी की होती है उस पर आरोप लगाता है, सरकार कहती है सब शानदार है और विपक्ष मुद्दा विहीन है, उसके पास कोई मुद्दा नहीं, वो अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। लेकिन जनता का जिक्र जब मैंने उस बीच में किया, वो थोड़ा सा असमंजस में आती है कि आखिर हम कहां जाएं। इस पूरे बेल्ट का जो फैक्टर है सबसे बड़ा, वो आपको क्या लगता है और किस वजह से वो फैक्टर बहुत प्रभावी होगा? दिलीप यशवर्धन। दिलीप जी, मेरी आवाज आप तक जा रही है? चलिए, शायद मेरी आवाज उन तक नहीं जा रही है। मनोज जी, ये सवाल आपसे ही, वो फैक्टर जो आपको लगता है कि हाँ बहुत बड़ा फैक्टर होगा, वो चाहे किसान की बात कर लें या फिर उसके साथ साथ नौजवान की बात कर लें, रोजगार का मुद्दा है, महंगाई है, कानून व्यवस्था है, या फिर वो फैक्टर जो असल में काम करते हैं? आप समझ रहे होंगे मैं इशारा किस तरफ कर रहा हूं। नहीं, उस फैक्टर के बिना मुझे लगता है ना तो सवाल पूरा ना जवाब पूरा होता है। बड़ी छोटी सी बात है कि हिजाब भी देखिए, मुझे लगता है कि देश में और देश के बाहर भी लगातार चर्चा में बना हुआ है। तो अगर फैक्टर का जिक्र करें तो गन्ना, जिन्ना और बहुत सारी चीजें निकल के आई हैं। लेकिन एक बात जरूर कहेंगे कि जैसे पहले चरण से पहले या पहले चरण के मतदान से पहले आज हम दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। पता नहीं इस बार उत्तर प्रदेश में ऐसा क्यों लग रहा है कि सिंबल या पार्टी, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, जनता का एक मूड बना हुआ है और जनता उस पर मतलब काम करना चाहती है, वोट दे रही है। लोग निकल के आएंगे। देखिए, आपके चैनल पे बहुत सारे भी, मैं बरेली या बाकी जगह भी देख रहा था, तो लोग बड़ा निखर होकर के, मुखर होकर के। इसमें होता क्या है कि जैसे 2012 में बहुत सारे बाहुबलियों को जनता ने सदन से बाहर भेजा,
पार्टियों ने नहीं भेजा। पार्टी तो उनको प्रत्याशी बनाती रही है। उसी तरीके से इस बार चाहे सुशासन की बात कर लें, चाहे हत्या बलात्कार या विकास की बात कर लें, कोरोना का 2 साल बीत चुका है, तीसरी लहर भी लगभग समाप्ति की ओर है। आज देखिए 14 फरवरी में अधिकतर संस्थाएं या स्कूल कॉलेज सब खुल गए हैं, देर रात तक का कर्फ्यू भी खत्म हो रहा है। लेकिन पश्चिमी उत्तर प्रदेश विगत 14 महीने से जिस आंदोलन के जरिए जाना गया और प्रधानमंत्री को जो बयान या ये कहिए जो बिल वापस लेना पड़ा, तो मुद्दे नए बने हैं। इस बात से इनकार करें तो मुझे लगता है कि चीजों को मनाही कर देने जैसा होगा। लेकिन एक बात है जो सबसे बड़ी बात कि भारतीय जनता पार्टी 365 दिन चुनावी मोड में होती है। बूथ स्तर पर बैठ के वो सिर्फ चुनाव के दौरान नहीं करते बल्कि वो आए दिन करते रहते हैं। और उपलब्धियां चाहे प्रदेश की हो, चाहे वो 7 सालों में देश की हो, वो जनता तक आसानी से पहुंचाने में उनके पास इतना कैडर है। देखिए सक्रिय तो प्रियंका जी भी है, लेकिन प्रियंका जी का क्या है कि ऊपर स्तर पर वो काम कर लेती हैं, लेकिन नीचे स्तर पर बात नहीं पहुंच पाती, बूथ स्तर पर उनके पास कार्यकर्ता नहीं। बिल्कुल बिल्कुल जी जी। तो यही स्थिति अब देखिए कि जब कांसीराम जी थे तो कैडर की पार्टी हुआ करती थी और वही कैडर मजबूत था जो लगातार 20-22 वर्षों तक सत्ता की धुरी उत्तर प्रदेश में मायावती बरकरार रही। बिल्कुल। देखिए ये आपने बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि कोई ऐसा दल नहीं है जो कि सक्रिय नहीं है, सभी सक्रिय हैं। वो कम हो ज्यादा हो, पार्टियां उन पर आरोप लगाती रहे, लेकिन उनका संगठन में कितना मजबूत आधार है, उनका संगठन कितना मजबूत है, या उस नेता की बात उनके ही कार्यकर्ता तक जमीनी तौर पर कितनी जा रही है और वो आम जनता तक कितना पहुंचा पा रहे हैं, ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है। दिलीप जी, मेरी आवाज अब आप तक जा रही है? दिलीप जी, अपना ऑडियो आप अनम्यूट कर लीजिए। मेरा सवाल वही है जो मैं मनोज भाई से पूछ रहा था कि फैक्टर्स अपने आप में बहुत अहम होते हैं उत्तर प्रदेश के चुनाव में, बिहार जैसे राज्यों के चुनाव में, वो तो रहेंगे ही रहेंगे। लेकिन एक बात बड़ी दिलचस्प कही मनोज जी यहां पर कि जनता इस बार मिजाज बना चुकी है, मुखरता के साथ वो निकल रही है। ये मुखरता क्या संकेत दे रही है राजनीतिक तौर पर? ये मुखरता का जो संकेत है वो आपको 10 तारीख को 10 मार्च को पता चलेगा, जनता किस मूड के साथ बाहर आ रही है। क्योंकि राजनीतिक पार्टियों का अगर आप उत्साह देखेंगे तो आप किसी भी भाजपाई से बात कर लीजिए तो वो सरकार बना रहा है, और किसी भी सपाई से बात कर लीजिए वो भी सरकार बना रहा है। और प्रियंका गांधी की तो बात ही नहीं है, वो तो ऑलरेडी सीएम घोषित हो चुकी हैं। लेकिन ये जनता इस बार क्या करी, देखिए एक तो जो घटता हुआ परसेंटेज है, मैं बार बार राजनीतिक पार्टियों से एक ही बात कह रहा हूं कि अब ये समय आपकी चुनावी बयानबाजियों का नहीं है, अब धरती पे उतर के काम करने का वक्त है। उसमें सबसे पहला जो जिम्मेदारी आती है राजनीतिक पार्टियों की कि लोगों को घर से निकलवा के वोट डलवाएं। बिल्कुल बिल्कुल। आज भी देखिए 4 घंटा हो गया और अब तक 10% के करीब वोटिंग हुई है, जबकि बहुत ठंड नहीं है और ईवीएम में सारी प्रैक्टिस हो जाने के बाद ईवीएम खराब हो जा रही हैं। कहीं मतदान देर से शुरू हो रहा है, कहीं पे लोगों ने मतदान का बाइकआउट कर दिया है। तो ये जो बेसिक चीजें हैं, क्योंकि अब राजनीति का स्वरूप बदल गया है, अब राजनीति समीकरण पे चलने लगी है, अब जनता ओरिएंटेड राजनीति नहीं रह गई है, अब समीकरणों पे चलती है कि यहाँ कौन सा कैंडिडेट किस जाति का है, कौन से क्षेत्र का है, कौन से उसका है, उस पे ज्यादा महत्व देते हैं राजनीतिक पार्टियां। इस बात पे महत्व नहीं देते हैं कि वो जनता जो राजनीति से कहीं संबद्ध नहीं है, जो किसी राजनीतिक पार्टी से इन्फ्लुएंस नहीं है, जिसका किसी राजनीतिक पार्टी की विचारधारा से कोई लेना देना नहीं है, जो प्योरली इस देश के डेवलपमेंट के लिए मतदान करती है, जनतंत्र का अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए मतदान करना चाहती है, वो मतदान देने नहीं जा रही है, वो वोट करने नहीं जा रही है। 40% जनता अगर वोट करने नहीं जा रही है आज इस देश की आजादी के 75 साल बाद भी, तो हमको राजनीतिक पार्टियों को ये सोचना पड़ेगा कि हम कितने ज्यादा लिटरेट हैं अपनी जिम्मेदारियों के प्रति या अपने अधिकारों के प्रति, या क्या हमको समझ में आता है कि वोट देने और न देने से देश में क्या परिवर्तन हो रहा है और क्या परिवर्तन हो सकता है। ये बताना भी राजनीतिक पार्टियों की ही जिम्मेदारी है, जिससे कोई राजनीतिक पार्टी अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रही है इस बात को लेकर। दिलीप जी, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि मुखरता बहुत कुछ संकेत दे रही है। और देखिए 2014 से हमने एक बात सुनना शुरू किया था, महसूस भी हुआ था कि जातिगत जो ताना बाना है उसको तोड़ने में एक पार्टी सफल रही है, और फिर उसका असर दिखाई भी दिया कि कितने प्रचंड बहुमत के साथ वो केंद्र में काबिज हुए, इस प्रदेश में 17 में काबिज हुए, 19 में उसका एक परिणाम फिर से दोबारा दिखाई दिया। लेकिन आज भी वो ताना बाना वैसा ही है, ये सोचने और समझने की बात है। जो आपने परसेंटेज का जिक्र किया है, हमने फर्स्ट फेज में भी देखा, पिछली बार की तुलना में लगभग 4% से ज्यादा
कि कम था परसेंटेज, ये आखिर क्या है और इसकी वजह क्या है और इसका प्रभाव क्या होगा, असर क्या होगा? क्योंकि यहां जब परसेंटेज कम होता है तो विपक्ष कहता है देखिए जनता निकली नहीं है क्योंकि सरकार से नाराज है। सरकार में जो पार्टी है वो कहती है कि निकलना चाहिए तो था लेकिन जितना है उससे काम बन जाएगा। देखिए, राजनीतिक पार्टियां एक तरीके से अपनी दुकान सजा माल बिक रहा है। मतलब जनता 40% वोट देने जाए ना जाए या सिर्फ 10% लोग वोट करें। इस देश की कुछ राजनीतिक व्यवस्था इस तरीके से है कि अगर 2% जनता ने भी वोट कर दिया तो उसमें से भी जो जीतेगा वो जीत जाएगा। अगर किसी ने 4 वोट पाए और किसी ने 5 वोट पाए तो 5 वोट पाने वाला विधायक बन जाएगा। यहाँ कोई मिनिमम लेवल सेट नहीं है कि कम से कम इतना परसेंटेज ऑफ वोटिंग होना ही चाहिए, तो न जाने से उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हाँ, मैं ये जरूर कहूंगा और दावे के साथ कहूंगा कि ये जो 40% की जनता है जो वोट देने नहीं जाती है, ये वो मिडिल क्लास की जनता है जो राजनीति से बिल्कुल उदासीन हो चुकी है। बहुत उम्मीदें थी हर पार्टी से कि इस बार ये पार्टी आएगी तो कम से कम मिडिल क्लास के लिए भी कुछ करेगी। कम से कम जो टैक्सेस का बर्डन, जो महंगाई का बर्डन एक मिडिल क्लास के ऊपर पड़ रहा है वो कम होगा। लेकिन मिडिल क्लास के लिए आज तक इस देश में किसी राजनीतिक पार्टी ने काम नहीं किया है और अभी भी नहीं कर रही है। तो ये जो 40% की जनता है ये वही मिडिल क्लास जनता है जिसको किसी राजनीति से कोई सरोकार नहीं है, जो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को लेकर परेशान है, जो अपने भविष्य के लिए परेशान है, अपने भविष्य में जो सोशल सिक्योरिटी होती है उसके लिए परेशान है, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है, अपनी रोजी रोटी, अपना घर, मकान, दुकान, दवाई, ये सब के लिए परेशान है। और बिल्कुल बिल्कुल दिलीप जी, आपकी बात बिल्कुल सही है। ये वो वर्ग होता है जो मानता है कि कोई भी आ जाए हमें तो ऐसे ही चलना है या हमारा तो ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये अपने आप में बहुत ही ज्यादा उदासीन है इस लोकतंत्र के लिए। हम फिर भी अपील करेंगे, हमारे साथ मनोज जी भी है, दिलीप यशवर्धन भी है। हमारी अपील यही है इंडिया न्यूज की तरफ से कि मतदाता जरूर निकले, अपने कैंडिडेट को आप चुने, जिस पार्टी के भी कैंडिडेट को आप मानते हैं कि हाँ वो आपके लिए अच्छा काम करेंगे, आप उनका चुनाव जरूर करें, क्योंकि ये सिर्फ अधिकार नहीं है। मैं बार बार इस बात को दोहराता हूं कि मतदान करना अधिकार सिर्फ नहीं है बल्कि ये जिम्मेदारी भी है, कर्तव्य भी है। हमारे सहयोगी विपिन परमार ने एक वृद्ध महिला से बात की है। वृद्ध महिला हो या फिर वृद्ध पुरुष हो, उनका भी उतना ही योगदान जितना आज के दौर में युवाओं को लेकर कहा जाता है कि युवा राजनीति को बदल कर रखेंगे, युवाओं की बहुत जरूरत है। सुनिए। सशक्त लोक की तंत्र में भागीदारिता को लेकर जो है हर आदमी घर से बाहर निकलकर उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण की वोटिंग में वोट डाल रहा है। आप देख सकते हैं या माता जी को देख सकते हैं कि खुद चलकर जो है अभी अपना वोट डाल कर आई है। माता जी दिखाइएगा, अगर आप वोट डाल आई हैं तो क्या सबूत आप दे दिया है आपने, क्या कुछ मुद्दे जहन में रखकर जो है वो ईवीएम का बटन दबाया है? आपकी उम्र कितनी है? सबसे पहले मेरी उम्र 82 है, 83 हाफ पास्ट हो चुका है। पास्ट 83 हो चुकी हैं आप, तो क्या दिमाग में रखा जब वोट का बटन दबाया आपने, ईवीएम का बटन दबाया आपने? पहले भी कई जो है लोकतंत्र में भाग सन 52 से इलेक्शन लड़वाती आ रही हूँ। तो आपने सरकारें बनाई भी हैं और वो सरकार तो हम ही है। तो क्या कहेंगी, क्या मुद्दे थे दिमाग में जब आपने? विकास, सुरक्षा, ईमानदारी, कर्मठता और नारी की सुरक्षा। तो क्या चाहती हैं यूपी की जो अगली सरकार बने, वो क्या कुछ काम जो है वो जनता के लिए करे, क्या कुछ ध्यान में? ईमानदारी के लिए काम करे, जो सुरक्षा के लिए आवश्यक है, नारी सुरक्षा के लिए, विकास के लिए काम कर। सरकार काम करती है ये के लिए। आप वोट डाल के आई, आपके जहन में एक नारा भी था, अभी आप नारा जय भारत जय हिंदुस्तान। बात है सशक्त लोकतंत्र में इस सबसे बड़े हवन में आहुति डाली है। आप देख सकते हैं कि 82 साल हाफ पास 83 यानी कि 83वें साल में जा रही हैं और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो ताकत है यही देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाती है, क्योंकि जब आप की उंगली पर वो स्याही लगती है, आप जब मशीन का बटन दबाते हैं तो आप भविष्य की ओर देखते हैं। और यही कहीं ना कहीं माता जी का विजन, जिस तरह से उन्होंने जिन मुद्दों को लेकर वोट डाला है, साफ तौर पर उनका कहना है कि ईमानदारी और विकास यही उनके ध्यान में था जब ईवीएम का बटन दबाया। कैमरा पर्सन जसविंदर के साथ विपिन परमार, इंडिया न्यूज, सहारनपुर।
जी हाँ, 83 साल की उम्र, लेकिन जोश आप देखिए, युवा से किसी कम नहीं। और आखिरी जो बात कही माता जी ने, वो आप समझिए कि जय भारत जय हिंदुस्तान ये अपने आप में बड़ा फैक्टर है राजनीति में। इस वक्त ये सबसे उभरा हुआ फैक्टर है, तमाम जगहों पर इसका प्रभाव दिख रहा है, या फिर ये अपने आप में सबसे बड़ा मुद्दा भी है। मेरे सहयोगी बरेली से मेरे साथ जुड़ रहे हैं आशीष गुप्ता। आशीष, बरेली का हम बार बार जिक्र कर रहे हैं, रुहेलखंड की भूमिका बहुत अहम होगी, गढ़ तो है ये बीजेपी के लिए, लेकिन इस बार किस तरीके की राजनीतिक चुनौती खड़ी हुई है? जी बिल्कुल अतुल, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी का गढ़ है बरेली, न केवल बरेली बल्कि पूरे रुहेलखंड का क्षेत्र में जो है ब्रज क्षेत्र की 25 से 23 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी का कब्जा है। लेकिन इस बार बड़ी चुनौती ये है कि अपना जो पिछला प्रदर्शन है उसको बरकरार रखना भाजपा के लिए बहुत बड़ी चुनौती साबित हो रही है, क्योंकि समाजवादी पार्टी कई सीटों पर कांटे की टक्कर दे रही है। बात करें अगर कैंट विधानसभा की, तो यहाँ पर कांग्रेस की उम्मीदवार सुप्रिया आर्यन ने अपना पाला बदलकर समाजवादी पार्टी का दामन थामा और अब भारतीय जनता पार्टी के नए प्रत्याशी संजीव अग्रवाल के सामने वो मैदान में है और वहाँ पर कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो हाई प्रोफाइल सीट है बहेड़ी विधानसभा की, जहाँ पर छत्रपाल गंगवार जो राजस्व राज्य मंत्री थे उत्तर प्रदेश सरकार में, वो अब उम्मीदवार हैं। उनके सामने पूर्व दर्जा राज्य मंत्री अताउर रहमान मैदान में है, वो वहाँ पर भी कांटे की टक्कर देखने को मिल रही है। और बात करें अगर नवाबगंज विधानसभा की, तो वहाँ पर दिवंगत विधायक केसर सिंह गंगवार की जगह भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर MP आर्य को मैदान में उतारा है और उनके सामने समाजवादी पार्टी के पूर्व लघु उद्योग मंत्री भगवत सिंह गंगवार मैदान में है। तो लगातार जो बरेली की 9 विधानसभा सीटें हैं सभी पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आश्वस्त है क्योंकि बड़े नेताओं ने जमीन पर उतरकर जनसंपर्क किया है और उनका दावा है कि भाजपा एक बार फिर अपना पिछला प्रदर्शन दोहराएगी। जी अतुल। चलिए, बहुत शुक्रिया आशीष हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो भाजपा अपना प्रदर्शन पिछली बार का दोहराएगी, ये उनका मानना है, जो उस पार्टी से कैंडिडेट हैं या उस पार्टी के समर्थक हैं, उस पार्टी के लोग हैं। लेकिन एक आम जनता के तौर पर हम देखें तो मतदान करने वाले मतदाता का अधिकार है, वो तय करे कि कौन दोहराएगा या फिर कौन नया आएगा। हमारे साथ लगातार मनोज मिश्रा जी और दिलीप यशवर्धन बने हुए हैं। मनोज जी, अभी आपने एक बुजुर्ग महिला का संबोधन सुना, उन्होंने जिस जोश के साथ अपनी बात रखी कि हाँ मैंने मतदान भी किया है और किस आधार पर किया है, यह फैक्टर कितना बड़ा आपको दिखाई देता है जय भारत जय हिंदुस्तान का? नहीं, मुझे लगता है कि उनका मतलब स्वागत भी होना चाहिए और स्वागत के साथ साथ आपके चैनल से अपील भी है कि आप बातें बड़ी कर लें, लेकिन जब तक आप मतदान नहीं करते हैं तब तक उन बातों को कोई मतलब रह नहीं जाता। बिल्कुल। लेकिन जहां तक रही बात उदासीनता की या उनके कहने की, देखिए दरअसल हम सुरक्षित तब हैं जब हमारा समाज सुरक्षित हो और हमारा देश सुरक्षित हो। इस बात से मुझे लगता है किसी भारतीय को तो ना ही कहीं कोई सोच या इतर रखनी चाहिए, ना कोई विचार होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। दिलीप भाई की मैं बात को थोड़ा आगे बढ़ाता हूँ। दिलीप भाई, दरअसल 2014 के बाद जिस तरीके से ये कहा जाता है, हमें भी था कि अब हम अमृत महोत्सव मतलब मना रहे हैं, 75 साल देश को आजाद हुए हो गया है, लेकिन जो जातीय समीकरण और जो ताना बाना समाज में, बल्कि ये कहूंगा तो भाई कि बढ़ गया है। बढ़ने की बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि पहले क्षेत्रीय दल किसी न किसी सोच से, किसी न किसी विचार से, चाहे वो अंबेडकर जी की बात कर ले, चाहे लोहिया जी की बात कर ले, या राष्ट्रीय पार्टियां थी कांग्रेस या भारतीय जनता पार्टी, ये एक विचार को लेकर के जनता के बीच में जाती थी और उसी पे काम करती थी। लेकिन अगर आप उत्तर प्रदेश की चर्चा करिए तो कहीं रावण की बात होती है, कहीं VIP की बात होती है, कहीं निषाद पार्टी की बात होती है, कहीं राजभर की बात होती है, कहीं आप देखिए मुस्लिम, मतलब इस तरीके से लोग हैं। अगर देखिए तो कम से कम 20 नए ऐसे दल हैं जो क्षेत्रीय नहीं बल्कि 2-4 विधानसभा एक जिले के नेता हैं जो अपने जाति का के नेता हैं और उन्होंने पार्टी बना ली है और वो सत्ता के लिए राष्ट्रीय पार्टियों के साथ गठबंधन है उनका। राष्ट्रीय पार्टियों को भी लगता है कि अगर हमारा जाति समीकरण गड़बड़ होगा तो सरकार बनाने से हम चूक जाएंगे। तो 2 पहलू है। एक तरफ जहां आप 21वीं सदी में 5G लॉन्च करने जा रहे हैं, विश्व में कई तरीके की आपकी चैलेंजिंग चीजें रही हैं। पीछे आपने कोरोना काल में देखा कि क्या नया आपके सामने आया। बिल्कुल बिल्कुल। किन किन परिस्थितियों में हमको, आपको और जनमानस को जूझना पड़ा वहां। लेकिन जब वोट डालने जाते हैं, वोट डालने से पहले तो भाई जब टिकटों का वितरण होता है तो बिना जाति समीकरण के पार्टी सोच विचार के उस पर उसको लगता है कि इसको टिकट दी, ये जीतेगा। इस बार नहीं, मैं मनोज जी आपकी बात से मैं सहमत हूं, लेकिन मैं उसमें जनता को भी उतना ही फिर मानूंगा कि उनकी भी भूमिका है कि जनता भी इस आधार पर ही अगर बढ़ती है तो फिर राजनीतिक पार्टियों के लिए भी ये महत्वपूर्ण हो जाता है। और बहुत दिलचस्प आपने बात कही
कि इस बार खास तौर पर दिखाई दिया है कि बहुत छोटे छोटे दल या फिर ऐसे नेता जिनका एक महत्वपूर्ण क्षेत्र कोई होगा या फिर एक कोई एरिया होगा जहां पर उनकी भूमिका है, उनको भी बहुत महत्वता दी गई है। ये अच्छा हो सकता है उन पार्टियों के लिए, लेकिन जनता के लिए, विकास के लिए, राजनीति के लिए ये बहुत अच्छी बात नहीं है। लेकिन क्या कर सकते हैं और क्या कह सकते हैं। कहा तो जाता है कि ये सब कुछ खत्म हो गया, लेकिन इसके बिना कोई चुनाव होता दिखाई नहीं दे रहा। मेरी सहयोगी अनन्या ब्रेकिंग सेंटर में मौजूद है। इस वक्त मुरादाबाद से एक बड़ी खबर आ रही है। अनन्या, बिल्कुल, मुरादाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। गांव में विकास को लेकर इस चुनाव का बहिष्कार किया गया है ग्रामीणों की तरफ से। ग्रामीणों का ये कहना है कि जिस तरह से देखा जाए गांव में विकास नहीं हुआ और विकास ना होने की वजह से हम इस चुनाव का बहिष्कार करते हैं। मतदान स्थल की अगर हम बात करें तो मतदान स्थल पर सन्नाटा पसरा हुआ है। मतदान स्थल पर लोग नहीं पहुंच रहे हैं वोट डालने के लिए। जहां एक तरफ वोट डालने की अपील की जा रही है, वहीं जो कुंदरकी विधानसभा की नगला जटनी सीट है, वहां पर ये तस्वीर देखने को मिल रही है। जो ग्रामीण है वो चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। एक तरफ सत्ता पक्ष लगातार तमाम विकास के दावे करता है, लेकिन क्या वो विकास के दावे सही हैं या वो विकास के दावे खोखले साबित हो रहे हैं? क्योंकि गांव के लोग विकास को लेकर यहां पर चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। गांव के लोगों का ये कहना है कि यहां पर विकास नहीं हुआ है और यही वजह है कि हम वोट डालने नहीं जाएंगे। जो तमाम मतदान स्थल है वहां पर ये कहा जा रहा है कि सन्नाटा पसरा हुआ है। कुंदरकी विधानसभा के नगला जटनी का ये मामला हम बता रहे हैं। देखिए, हर एक सीट पर, और हम लगातार ये अपील भी कर रहे हैं कि वोट जरूर कीजिए। यही वो मौका है जहां पर आप ये डिसाइड करेंगे, आम जनता ये डिसाइड करेगी कि किसको सत्ता में रहना है और किसको सत्ता से उखाड़ कर फेंकना है। कौन आपकी जो तमाम आपकी जगह का विकास कर रहा है, उस पर लगातार जब ये बार बार कहा जा रहा है, वोट डालने की अपील की जा रही है, तो वहीं हम आपको दिखा रहे हैं मुरादाबाद से, जहां पर ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। बड़ी खबर, हालांकि जिस तरह से देखा जाए यहां पर ग्रामीणों का यही कहना है कि उनके जो तमाम दावे और जो वादे उनसे किए गए थे। शाहनवाज हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए जुड़ गए। शाहनवाज, जिस तरह से जानकारी मिल रही है, मुरादाबाद में ग्रामीणों ने चुनाव का बहिष्कार किया है। उनका कहना है कि हमारे गांव में विकास नहीं किया गया, यही वजह है कि लोग मतदान के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। क्या कुछ अपडेट मतदान स्थल से और क्या कुछ तस्वीर देखने को मिल रही है आपको? शाहनवाज, आप मुझे सुन पा रहे हैं? तो गांव के विकास को लेकर ये लगातार लोग कह रहे हैं कि गांव में विकास नहीं किया गया, तो इसीलिए हम देख रहे हैं तस्वीर, क्योंकि जिस तरह से खबर निकल कर आ रही है जिसमें कहा जा रहा है कि जो मतदान स्थल है वो खाली पड़े हुए हैं, वहां लोग वोट डालने के लिए नहीं पहुंच रहे हैं। चल के लोगों की नाराजगी निकल कर आई। मुरादाबाद से तस्वीर दिखा रही थी मेरे सहयोगी अनन्या, जो कि बड़ी खबर है। लोगों का भरोसा किसी पर भी नहीं है, सरकार में जो है उन पर भी नहीं, और जो दावा कर रहे हैं कि हम सरकार बनाएंगे तो सब कुछ बहुत अच्छा हो जाएगा, जो बिखरा हुआ है उनके ऊपर भी विश्वास नहीं है। मनोज जी, ये जो अविश्वास की तस्वीर है वो क्यों है? जिस बात का अभी आप और दिलीप जी जिक्र कर रहे थे, एक खबर मुरादाबाद की है, दूसरी अभी बदायूं से भी आ रही है कि वहां पर भी मतदान बहिष्कार से जिला प्रशासन में हड़कंप मच गया है और बाकायदा वहां पर विकास ना होने से नाराज लोगों ने यह बहिष्कार किया, ये कहते हुए कि विकास नहीं हुआ, हम मतदान नहीं करेंगे। मतदान ना करना एक अलग विषय होता है, क्योंकि विकास नहीं हुआ, विकास उसने नहीं किया जो सरकार में है, लेकिन दूसरे पर भी विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा, जो कह रहे हैं कि हम आएंगे तो भरपूर विकास कर देंगे? दरअसल एक शब्दों में जानिए, मुझे इस जवाब को देने में कोई कोताही नहीं करनी। लगातार झूठे वादे, वो कहीं न कहीं जनता का रुझान या जनता का जो चुनाव के प्रति या नेता, किसी भी पार्टी की मैं बात करूं जी, अब वो लगाव पार्टियों से, अब वो लगाव नेताओं से लोगों का लगातार खत्म होता जा रहा है। क्योंकि उम्मीद की भी अपनी एक कहीं न कहीं लिमिटेशन है, वो भी जाकर के कहीं न कहीं एक हाई पे। देखिए, मैं थोड़ा सा आपने तो भाई ने बहुत बार डिबेट किया है बंगाल को लेकर के। बंगाल उदाहरण देना चाहता हूं। बंगाल में चाहे वो विधानसभा का चुनाव, चाहे ग्राम पंचायत का हो, चाहे वो विधान, मतलब जिस भी वहां पर लोग मतदान भी करते हैं और अपने प्रत्याशियों से सवाल भी करते हैं, और सवाल ही नहीं करते हैं, क्षेत्र में आने पर अन्य तरीके की वो परिस्थितियां खड़ी करते हैं कि दोबारा उस पार्टी को, वहां पर उस प्रत्याशी को न भेजना पड़े। पर उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं है। उत्तर प्रदेश जो पार्टियां और नेता जनता को ये समझते हैं, साहब जो हम इनको बताएंगे, जो हम पढ़ाएंगे, 70% विधायक ऐसे हैं
जो विगत 5 वर्ष में अपनी विधानसभा में गए तक नहीं है। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं? लेकिन मैं फिर कहूंगा कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में उम्मीद होनी चाहिए और बदलाव करिए और जनता भी मुखर हो, अपने मुद्दे वो लेके आए और तभी मतदान करे। और देखिए मैं फिर कहना चाहूंगा, अगर दिल्ली में बड़ा छोटा है, लेकिन दिल्ली में अगर राजनीतिक बदलाव लोग कर सकते हैं, पर आज वहां भी स्थितियां जस की तस है। एक नई उम्मीद के साथ लोगों ने नई चीजें की थी। तो राजनीति में नए लोगों का आना, जनता का विश्वास करना, ये बहुत जरूरी है और इससे सबको लेसन लेना पड़ेगा। दूसरी बात, बीच में जब दिलीप जी कह रहे थे, दिलीप जी दरअसल जातीय जो ढांचा बाचा है ना, ये इसका दायरा बढ़ गया है, ये कम नहीं हुआ है। और खासकर उत्तर प्रदेश, बिहार मंडल कमंडल से मुझे लगता है, आप कहेंगे निकला है, मैं कहता हूं बल्कि और गिरता फंसता चले जा रहा है। छोटे छोटे नेता आपको विधान परिषद राज्यसभा में वोटों को लेकर के किस तरीके की बार्गेनिंग 2017-2019 में किए हैं, हम आप बेहतर तरीके से जानते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो मैंने वही कहा कि चाहे अंबेडकर की सोच हो, चाहे दीनदयाल उपाध्याय की सोच की बात कर लें, हम लोहियावादी बात विचार कर रहे हैं, चलिए मानते हैं ये इन महापुरुषों ने देश के लिए वो किया और उससे पार्टी आगे बढ़ी। लेकिन अब जो इनके साथ लग के सरकार बनाने और गिराने, मुझे बार बार पता नहीं क्यों अटल जी का वो एक जिक्र याद आता है कि हम एक वोट से उनकी सरकार गिरी थी, पर उनकी कद्र इसलिए होती है, उन्होंने कहा कि हम ऐसी पार्टी को चिमटे से भी नहीं छूना पसंद करेंगे सत्ता के लिए, जिससे हमारे विचार नहीं मिलते, जिससे हमारी सोच नहीं मिलती। पर बिल्कुल सही कहा आपने। और ये देखिए, वो दौर अलग था, अटल जी का दौर, चंद्रशेखर जी का दौर, लोहिया जी का दौर। लेकिन आज की बात जब होती है तो जहां हम जातिवाद का जो एक ताना बाना था उसको तोड़ने का जिक्र तो करते हैं, लेकिन वो ताना और ज्यादा मजबूत हो रहा है, ताना बाना मजबूत हो रहा है, वो समीकरण और ज्यादा इफेक्टिव हो रहे हैं। ये भी अपने आप में एक लोकतंत्र का एक अलग तस्वीर दिखाता है। जनता को भी इस पर विचार करना पड़ेगा। मनोज जी और यशवर्धन साहब मेरे साथ आप लगातार बने रहिए। एक